बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का बुक। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हिस्ट्री का बुक सर शुरुआत कीजिए, तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको उस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन को आपको देखना है, समझ गए। उसके बाद देखिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट करते हैं। अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मध्यकाल में गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति या जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो यहाँ पे विदेशी किसे कहा जाता है, जो गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति हो, जो समाज या संस्कृति से अलग हो। जैसे देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई अंग्रेज आ जाए तो हम लोग उससे बिल्कुल अलग है, अलग रहेगा, उनका संस्कृति अलग होगा, उनका पहनावा, रहन सहन, बोल चाल जो भी होगा अलग होगा, तो वही विदेशी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में सही गलत है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, तो ये सही हो जाएगा। क्या अभिलेख नहीं मिलता, तो सही। यहाँ देखिए इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपने जमीन में उखाड़ बाहर भी कर दिए जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर एवं कश्मीर के शासक थे, नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे, तो अभिलेखागारों में क्या रखे जाएंगे, तो दस्तावेज, आपको दस्तावेज इसमें भर देना है। उसके बाद डैश 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। तो डैश 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 और डैश इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें हैं। तो यहाँ देखिए आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी ऐसे लिख देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है। तो आप ये नहीं कि वीडियो रोककर आप सिर्फ आंसर को लिख लो, आप साथ साथ पढ़ते भी चलो ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं, मतलब क्या, साथ साथ वीडियो भी देखते चलो ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए आपको, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दे। यहाँ देखिए इस काल में हम लोग प्रौद्योगिकी यहाँ पर तालिका देंगे। यहाँ पर 700 से 1750 के बीच में 1000 वर्षों में अलग अलग समय में हुई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे यहाँ पर सिंचाई में रहट, सिंचाई कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र, जो कि आग्नेय शास्त्रों जैसे बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन में आया था, उसको तालिका हम लोग ऐसे दे दिए, समझ गए। तो ऐसे ही आपको भी बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इस काल के दौरान हुए गए कुछ धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। तो 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तित्व स्तर एवं सामूहिक स्तर पर था। उसके बाद देखिए हिंदू धर्म के नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों द्वारा महत्व, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ, कि जो कि कर्म कांड के आलोचक थे। इस काल के मतलब 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं शताब्दी में सदी में ईसाई में भारत का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये धार्मिक यहाँ पर जो परिवर्तन आए, मुख्य धार्मिक परिवर्तन, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसको देखिए अगला क्वेश्चन, आइए समझे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। तो ये देखिए पहले चैप्टर मतलब 3-4 पेज पर हो गए तब मिल जाएगा। यहाँ देखिए पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उनका अर्थ था गंगा यमुना के बीच स्थित पंजाब हरियाणा से था।
इस उसने शब्द के राजनीतिक एवं उन इलाकों का इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली के सल्तनत के अधिकार में आते थे। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप, भूगोल एवं पशु पक्षी के यहाँ पे निवासियों के संस्कृति के वर्णन के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। यहाँ पर शब्द हिंद के कुछ कुछ समान थे, मगर जहाँ भारत के एवं एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक के महत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। ठीक है, यही इसका आंसर आपको लिख देना है। यहाँ देखिए, जातीय के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो जातीय स्वयं अपने अपने नियम मतलब जातियां जो होते थे अपने अपने स्वयं नियम बनाते थे, जिसके वे अपनी जाति के सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, जिससे जो है कि अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग एक सभा कराती थी। जैसे देखते होंगे कभी कि जैसे गांव में कोई भोज भंडारा हो तो उससे पहले जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका मीटिंग किया जाता है, तो वही शायद हो सकता है, जिसके कुछ इलाकों के जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन करना था। देखते होंगे कोई कास्ट के लोग होंगे आपके आसपास में या आप, तो उसके शादी विवाह जो भी है कुछ भी कर्म कांड हो तो मतलब क्या अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो वही सब जो नियम कानून को फॉलो कराया जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो सर्व क्षेत्रीय समाज से उस साम्राज्य से तात्पर्य है कि जो अनेक क्षेत्रों राज्यों से मिलकर बना, जैसे संतलत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, सॉरी 9 नंबर में, आइए विचार कीजिए जो दिया हुआ। पांडुलिपियों का उपयोग कर इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्या आती है। कई बार पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक के मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, मतलब मूल जो पांडुलिपि है बहुत कम रेयर ही मिलता है। उसके बाद देखिए मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय छोटे मोटे फेरबदल मतलब करते चलते हैं। मतलब कई शब्द, कोई वाक्य जो यहाँ पर देखिए सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही, अंततः एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। मतलब हर बार कुछ न कुछ चेंज हो जाता है। हर प्रति जैसे वेद पुराण ही जो हो उसका अगर कॉपी अगर निकाला जाए तो उसका बहुत सारा ऐसे होगा कि बहुत सारे उल्टा पुल्टा शब्द उसमें डाल दिया गया। इतिहासकारों के बाद लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इस बात पर अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों को अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो यही सब समस्या आता है, तो यही आपको नोट में कर देना, पॉइंट बना के लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए इतिहासकार अतीत के कालों या युगों को कैसे विभाजित करते हैं, क्या इस कार्य में उनके सामने कहीं कोई कठिनाइयां भी आती है, मतलब कठिनाई आती है। तो अधिकतर इतिहासकार आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम में विभाजन करें। उसके बाद देखिए 11 नंबर में, यहाँ पर देखिए 11 नंबर में आइए दिखाए गए मानचित्र, यहाँ पर देखिए मानचित्र जो दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पे आइए दिखाए गए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 का तुलना उपमहाद्वीप के मानचित्र से करें। यहाँ पर देखिए तुलना करते हुए दोनों बीच क्वेश्चन में होगा समानता एवं विभिन्नता लिखिए। यहाँ देखिए मानचित्र 1 अरब भूगोल बेता अल इदरीसी ने 1854 में बनाया था। मानचित्र 2 मानचित्र यहाँ पे 1720 में। दोनों मानचित्रों को समानता और असमानता थी। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र में समानता क्या है वो भी आप ये चाहो तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ज़्यादा कोई काम का है नहीं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ, ठीक है। तो मतलब आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो डायरेक्ट, समझ गए। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं ये, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर देना, ठीक है।
तो यहाँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितना तक है 10 तक जो है मेन इंपॉर्टेंट है, उसको आप फेयर कॉपी और 3-4 बार पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। समझ गए? इतना देखिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर दिया गया है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। मतलब जो क्वेश्चन में जो आंसर है, मतलब जो जिस क्वेश्चन पूछ जाए उस हिसाब से सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, उसको हम लोग देखेंगे, मतलब एक्सरसाइज 2 देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है और भी कोई बुक दूसरे बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।